Hello guys, this is Saurabh Kumar Nayak and we are preparing for Assistant Professor 2024 छत्तीसगढ़ पीएससी। तो छत्तीसगढ़ पीएससी में जो आने वाला है क्वेश्चन उसके लिए मैंने बहुत सोचा कि कंटेंट क्या होने चाहिए। तो मैंने नेट जेआरएफ और आपके सेट के जो एग्ज़ाम है, सेट का तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था मैंने, जिस समय एग्ज़ाम हुआ था उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे। और बट फिलहाल हम नेट जेआरएफ जून 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं और सिक्वेंसली हम इसके पीछे जाते जाएंगे। ठीक है। तो मेरा जो मोटिव है वो ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक डेप्थ जो होती है, जो उसकी थ्योरी होती है उसको भी साथ में अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट ठीक है। आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो में कोई ऐसे मिसिंग पॉइंट्स लगे। तो चलते हैं आगे की ओर। और ये रहा हमारा स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड है आपका इन अधिनायकवाद जिसको हम कहते हैं। ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म, मेरे को भी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। कॉल्ड ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, अधिनायकवाद। मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मैं भी थोड़ा इंग्लिश में मेरी जुबान फिसलती ही है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम इज सबऑर्डिनेटेड टू द पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ ग्रुप और स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टोटल टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, या अधिनायकवाद जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमको दिए गए हैं। तो पहला है थियोक्रेटिक यानी धर्मतंत्रवादी। सेकंड है राइट विंग यानी दक्षिणपंथी। सी है ट्राइब यानी आदिवासी। और डी है कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। तो अधिनायकवाद, जैसे हमको नाम से समझ में आ रहा है, अधिनायक मतलब उसका एक नायक, मतलब भीड़ का एक नायक, उसको हम बोलते हैं अधिनायक। ठीक है। तो बहुत सारे नायकों का भी नायक होता है वो। जैसे सेनापतियों के लिए राजा होता है, और सेनापति जो होते हैं बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो फाइटर होते हैं, उनके नायक होते हैं। तो यहाँ पे धर्मतंत्रवादी में भी जो महाराज वहाराज होते हैं वो हमारे जैसे कि पंडित प्रदीप प्रदीप मिश्रा ले लीजिए, है ना? या फिर कोई और धर्म में कोई और होगा, तो वो लोग उनको एक तरह से कंट्रोल करते हैं, मतलब एक तरह से वो उनके मुख्य हो जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 जो शंकराचार्य हैं उनको मुख्य माना गया है। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे तो अधिनायकवाद होता है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि अधिनायकवाद का प्रकार नहीं है। दक्षिणपंथी या राइट विंग, इसमें भी अधिनायकवाद होता है। ट्राइब में भी अधिनायकवाद रहता है, कोई एक तो मुखिया रहता है। कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी में कोई एक अधिनायकवाद नहीं होता है। रूढ़िवादी एक सोच है, ना कि एक प्रथा, सॉरी, व्यवस्था। रूढ़िवादी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये एक सोच होती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। तो अधिनायकवाद निरंकुश सत्ता की विचारधारा है। राज्य समाजवाद, साम्यवाद, नाजीवाद, फांसीवाद और मुस्लिम कट्टरवाद इसके कुछ हालिया अंग रहे हैं। अधिनायकवादी सरकारें इनकी एजेंसी रही है और राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के साथ इसका आधार रहा है। ठीक है, ये आपका डिटेल्ड आंसर है। ठीक है, वैसे नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा था, बट फिर भी हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझें। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी जिसको बोलते हैं, फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया एंड आल्सो इम्प्लीमेंट्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्न्स द डीजीएफटी? अब यहाँ पे जो ट्रेड बोला गया है, ठीक है, ट्रेड की बात हो रही है, तो ट्रेड को कौन गवर्न करता है? आपको हिंट तो समझ में आ गया होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है: कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे 2 चीजों में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं थी, क्वेश्चन ही ऐसे थे। एक्सटर्नल अफेयर यानी कि बाहरी जो विदेश मंत्रालय, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री ट्रेड को आपके वो नहीं करती। फॉरेन ट्रेड जरूर है, लेकिन वो ट्रेड आपके कंट्री में हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड को वो मैनेज नहीं करती। जहां भी ट्रेड की बात आ जाए, जहां भी बिजनेस की बात आ जाए,
तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही उसका देखती है ना, तो देखती है उसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो पहली बात तो ये कि उनके जो विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के पद पर जो कार्यरत हैं वो है संतोष कुमार सारंगी। तो श्री संतोष कुमार सारंगी फिलहाल है, और ये जो है नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। ठीक है। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप्ट यानी प्राधिकरण भी जारी करता है, और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है। ठीक है। अब ये जो है किसके अंदर है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOCI। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड फॉर? निम्नलिखित में से किस भुगतान संतुलन खाते में आधिकारिक मौद्रिक संस्थाओं द्वारा सोने और विदेशी मुद्राओं की होल्डिंग में परिवर्तन का लेखा जोखा रखा जाता है? तो मौद्रिक संस्थाओं जो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसमें उसमें भी सोने चांदी से ही डील होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होगा कि वो तो खुद रुपया रखता नहीं है, हमको बांटते फिरता है भले, और हमारे रुपए की वैल्यू गिरते रहती है, हालांकि सोने की वैल्यू बढ़ रही है। हमारा सोना उनके पास जमा होता है, बट फिर भी हम हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही होती है। तो मजे की बात है ये। ठीक है। हालांकि हम ये भी बोला जाता है कि अगर आप पैसे लेके जाओगे रिजर्व बैंक, तो आपको रिजर्व बैंक से उतने रुपए का गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आप अगर 1990 या 1946 में आपके पास 1 रुपया था और आज आपके पास 1 रुपया, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। बट सोना आपको आज के हिसाब से मिलेगा, पिछला हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है। आज 1 रुपया लेके जाओगे तो पुराना रेट नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत गंदी चीज है जो सरकार हमसे लूटती है, और उन्हीं की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ती है। फिर भी झेलना हमको ही पड़ता है आखिरी में। दैट्स वाई हमको पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि ना होते हुए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कौन सरकार अच्छी है, कौन सरकार अच्छी नहीं है। और अभी तो चुनाव का मौसम चल रहा है। आई होप कि सभी लोगों ने वोट दिया होगा, और सोच समझ के दिया होगा, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं, सारे कामों को देखते हुए। चलिए आगे चलते हैं। 4 अकाउंट्स होते हैं जिसमें ऑप्शन दिया गया है, किसी एक खाते में हम उसको रखते हैं। तो चालू खाता है, पूंजी खाता है, आधिकारिक आरक्षित खाता है, विदेशी मुद्रा खाता है। तो जब हम ऑडिट करते थे तो एक दो मैंने क्वेश्चन पूछे थे अपने ऑडिटर से, और उन्होंने मुझसे ये आंसर किया था कि ऑफिशियल रिजर्व रहता है उनका। उनका क्या रहता है? ऑफिशियल रिजर्व रहता है, उसमें वो लोग अपना अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। सोने और विदेशी मुद्राओं की होल्डिंग में परिवर्तन यानी कि चेंजेस जो आते जाते हैं उनका। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एन आधिकारिक आरक्षित खाता यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। मुख्य बिंदु अधिकारी आधिकारिक मौद्रिक संस्थाओं द्वारा सोने और विदेशी मुद्राओं की होल्डिंग में परिवर्तन आधिकारिक रिजर्व खाते में दर्ज किए जाते हैं। यह खाता भुगतान संतुलन विवरण का हिस्सा है। तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टेटमेंट का हिस्सा है। ठीक है। जब आप भारत सरकार की जो अ, अ, जो निकलती है मार्च में, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा जो उनकी आती है, उसको आप अगर देखोगे तो आपको ये दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिलीजियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव economic gains from the free flow of trade and investment between countries. One such association is NAFTA, and NAFTA comprises of the following countries. तो यहाँ पे नाफ्टा जो है वो है क्या? पहले बात तो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, नाफ्टा है क्या? और नाफ्टा जो है वो 3 कंट्रीज में डील करती है, सॉरी उसका वो है 3 कंट्री के साथ मिलकर डील करती है। तो वो कौन कौन सी कंट्री है वो आपको समझना है। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको और पनामा। तो आंसर जो है वो आपके पास है 4, और अ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम नाफ्टा बोलते हैं प्यार से, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा वाज implemented to promote trade between the US, Canada and Mexico. The agreement which eliminated most
tariffs and on trade between the three countries went into effect on January 1, 1994. It is another data जो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से. It is कि ये इफेक्टिव कब से हुआ है? January 1, 1994. मतलब 1 जनवरी आपको याद रखनी है, जो जरूरी नहीं है याद रखनी, लेकिन 1994 तो आपको याद रखनी ही है. तो 1994 1 जनवरी को यह प्रभावी हुआ था. तीन देशों के बीच व्यापार पर अधिकांश शुल्कों को समाप्त कर दिया गया था. ठीक है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ACM. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. who was the opinion that who was of the opinion that labor was the father of wealth. ओके, तो यहां पे अपन करेंगे तो किसका मत था कि श्रम जो है धन का जनक है और अंतरराष्ट्रीय धन के किसी भी आकलन में इसे अवश्य शामिल किया जाना चाहिए. विलियम फार, विलियम पेटी, विलियम सी पाइले और डी फ्लेम हॉल्ट. तो यहाँ पे विलियम विलियम 3 बार दिया गया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बट द करेक्ट आंसर इज विलियम पैटी. विलियम पैटी ने ये कहा था कि श्रम जो है धन का जनक है. मतलब कोई काम करोगे आप तो वहां से पैसा आता है, और राष्ट्रीय धन के लिए राष्ट्रीय धन के किसी भी आकलन में इसे अवश्य अवश्य शामिल किया जाना चाहिए. मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री जो होती है, तो वहां पे श्रम से कितना पैसा निकल रहा है, श्रम करने से या मजदूरी से, तो वो उसको हमको देखना चाहिए. इसलिए पहले भी हमारे कंट्रीज में जय जवान जय किसान का नारा लगा था. चलिए आगे चलते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा. मनुष्य के पैसों के मूल्य का अनुमान लगाने का पहला प्रयास 1691 में के आसपास सर विलियम पेटी द्वारा किया गया था. पेटी ने श्रम को धन का जनक माना और इस प्रकार महसूस किया कि राष्ट्रीय धन के किसी भी अनुमान में श्रम को शामिल किया जाना चाहिए. ठीक है, तो अगेन ये एक थ्योरी है जो आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ज़्यादा समय मैं लेता नहीं हूँ, और मैं इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, तो आई एम एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट. अगर किसी को इनकम टैक्स अपना फाइल करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड माय नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा. मेरा नंबर जो है वो है 7509310176. तो ये आप लिख लीजिए, और अगर आपको कराना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके, तो A and B are equal partners. When partnership is dissolved, then capital are 40,000 and 50,000 respectively. मतलब A B पार्टनर हैं, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई थी तब कैपिटल जो थे 40,000 और 50,000 थे. A के 40,000, B के 50,000. After all assets are sold and liabilities paid, there is a cash balance of 80,000. What is the amount of profit or loss on realization? तो 50,000 और 40,000 उनका कैपिटल था, जो कि टोटल होता है 90,000 का, और उनको जो मिला है सारे एसेट और लाइबिलिटी पे ऑफ करके या बेच के, जैसे बोले रियलाइज करके जिसको बोलते हैं, तो उनको मिला है 80,000. तो 90,000 उनको देना है, मतलब अब खुद को देना है, और 80,000 उनके पास है. तो जो लॉस होगा कितने का होगा? बहुत बहुत मतलब क्लास 8th का क्वेश्चन है, क्लास 5-6 का क्वेश्चन है ये. एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 10,000 लॉस. ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, बट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करना मुझे कि शायद कोई अगर खराबी हो, वॉइस क्लियर ना आ रही हो, या बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट में कीजिए. ठीक है, और हमारा फोकस जो है वो लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, या PGT जिसको बोलते हैं, है ना. तो इसी से बेसिक जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे ऑडिटर के एग्जाम हो, चाहे अकाउंटेंट के एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम्स में ये कॉमन होते हैं, ये तो बहुत कॉमन है. तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे वो सारे के सारे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, और वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ सकें. थैंक यू सो मच. मैं सौरभ कुमार नायक दिल से शुक्रिया करता हूँ अगर आप यहाँ तक पहुंचे. थैंक यू.